हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन का जो रहमान सर का नया बुक आया है उस बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उस क्रम में आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ अब हम लोगों ने प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 जो नया बुक आया है उसका भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। तो दोनों रैंडमली बेस में प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों बुक का एक एक सेट जो है वो आप लोगों को डेली प्रोवाइड हो जाए, अगर मुझे टाइम मिल पाता है तो। लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया है और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं। आप लोगों को जितना हेल्प हो सके मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। आप पढ़ेगा इंडिया ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ आपको इसका पीडीएफ जो है विथ आंसर प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। जो 3 पिटक है वो है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है, मदुरै में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मीनाक्षी मंदिर जो था वो उस समय के तत्कालीन नरेश जो था तिरुमलई नायक, उन्हीं के द्वारा मदुरै शहर में अब स्थापित किया गया था। और यह जो है वो मदुरै तमिलनाडु के दक्षिण में बैगई नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलबदन बेगम जो थी वो पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर की पुत्री थी। इसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की भी रचना की थी और इसी के लिए इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा 1656 ईस्वी में लाल संगमरमर के पत्थरों से करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी इमारतें बनवाया था, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, खास महल, जमा मस्जिद, ताजमहल। ये सब का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है वो स्थित है। तो तानसेन का मकबरा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, वो ग्वालियर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। देखिए, तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था, मृत्यु उसकी जो थी वो आगरा में हुई थी, लेकिन उसका मकबरा जो है वो उसके जन्म स्थान ग्वालियर में ही बनवाया गया है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। तानसेन से एक चीज पूछा जाता है एग्जाम में कि अकबर जो है वो तानसेन को किस उपाधि से नवाजा था। तो अकबर जो है वो तानसेन को कंठा भरन बानी बिलास की उपाधि से नवाजा था। आगे कह रहा है कि द कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके अनुसार ये इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर जो है वो 3.5% बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 3.5% जो है वो बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट में साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लगभग 3 से लेकर 10% जीडीपी का नुकसान झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गया था मीर कासिम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मीर कासिम। क्योंकि देखिए, मीर कासिम जो था वो चाहता था कि जो मुर्शिदाबाद के जो षड्यंत्र वाला वातावरण था उससे खुद को दूर रखना चाहता था और इसी के कारण वो अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था और फिर अपनी सेना को यूरोपीय सेना के तर्ज पर गठित करने के लिए मुंगेर में तोड़ेदार बंदूकें और तोपों के कारखाने भी जो है वो स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो वो ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात कीजिएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, आप लोगों को याद होगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया था और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब तक था, इसका शासनकाल था 1828 से लेकर 1835 तक।
इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं, जैसे कि इसने राजा राम के मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया था। 1831 में मैसूर को, 1834 में कुर्ग और मध्य कछाड़ को हड़प कर मिला लिया था। उसके बाद साथ ही साथ इसने 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन? देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति सबसे पहले आता है 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है वो पहुंचता है। उसके बाद जो 1505 की बात है, फिर 1505 में फ्रांसीसी द अल्मेडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। और अल्मीडा के बाद आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि 1509 में आता है। और यही जो अल्फांसो द अल्बुकर्क होता है, यही जो है वो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये था कि 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था। गोवा के अलावा भी 1511 में ये मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है वो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इसके बाद ही उन्होंने प्रथम डिवीजन के गठन का प्रयास किया था 1 सितंबर 1942 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1942। लेकिन वह जो था वो कुछ कारणों से असफल रहा था। आगे कह रहा है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो भारतीय राष्ट्रध्वज को 1929 के लाहौर अधिवेशन की यह बात है, तो जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू जो है वो रावी नदी के तट पर अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इसी अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध जघन अपराध होगा। और इसी अधिवेशन में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत जो है वो अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा जो है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1905। 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और भारत के गोल्ड स्टोन भी इनको कहा जाता था। आगे कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या जो है वो गंभीर है? तो यह है किस में? मालवा पठार वाले क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मालवा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो यह जो है वो अभी हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने चेन्नई में स्वदेश निर्मित जो तटरक्षक पोत है बिग्रह, उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बिग्रह। बिग्रह जो है वो अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में 7वां और अंतिम जहाज है। इसे जो है वो L&T जो कि लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड शिप बिल्डिंग लिमिटेड है, उसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत। तो वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओजोन की अगर बात करते हैं तो ये वायुमंडल की एक पतली परत है जो समुद्री सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक विविध सांद्रता के साथ संताप मंडल के सबसे निचले भाग में लगभग प्रायः से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण के अनुसार निम्न में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है 81%, ठीक है। उसके बाद है मेघालय में 70.8%, फिर उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में 38.3%,
और उसके बाद फिर सिक्किम में है वो है 36.3%। लेकिन ऐसे अगर देखिएगा तो वर्तमान में सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात कीजिएगा तो सबसे पहले नंबर पे आता है लक्षद्वीप, ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा मिजोरम और तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, तो अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? ये गुजरात राज्य में खंभात तथा अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल के भंडार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूकंपों की तीव्रता जो है वो मापी जाती है, तो भूकंपों की जो तीव्रता है वो रिक्टर पैमानों पर मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर पैमाने पर। और इस पैमाने का विकास जो है वो एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, उनके द्वारा किया गया था। इसमें 1 से लेकर 9 तक संख्याएं जो है वो अंकित रहती है और इसे निरूपित हर एक आगे वाली जो संख्या होती है वो अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुने से अधिक भूकंपीय परिमाण को प्रस्तुत करती है। मतलब 4 और 5, ये जो रिक्टर स्केल पर अगर आप बात कर रहे हैं तो 4 और 5 में भूकंप 10 गुना बढ़ जाएगा भूकंप की तीव्रता। आगे कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो एक कहाँ, अच्छा पूछ रहा कहाँ अवस्थित है, तो ये जर्मनी में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हॉर्च एवं ब्लैक फॉरेस्ट आप लोग पढ़े होंगे जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ब्लैक फॉरेस्ट एक तरह का एक अपरोधी पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अच्छा, अगर भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण पूछ ले, तब भारत में अगर ब्लॉक पर्वत का उदाहरण पूछ लेगा तो विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सब जो है वो भारत में ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? इसमें बेंगलुरु जो है वो पहले नंबर पे है, चेन्नई दूसरे नंबर पे, शिमला तीसरे नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है रूस के साइबेरिया में जो स्थित है बर्खोयासांग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ का जो तापमान है वो लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन है? तो विश्व के सबसे बड़े और घने वन हैं जो विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और विषुवतीय वन जो है वो अफ्रीकी देश तंजानिया में अधिकाधिक रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बृहत उस्सृत बेसिन, ग्रेट ऑर्टियन बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती मैदानों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया व उत्तरी अमेरिका की जो को कौन जलडमरू मध्य जो है वो अलग करता है? तो वो कौन करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य से याद रखिएगा यह बेरिंग सागर एवं चूक्सी सागर को जोड़ता है। उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाली है ये बेरिंग जलडमरू। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, पाक जलडमरू मध्य की बात कीजिएगा तो ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात कीजिएगा तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। और मलक्का जलडमरू मध्य की बात कीजिएगा तो ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक है? 2300 BC से लेकर 1900 BC तक, और ये जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल का भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्राग ऐतिहासिक का। प्राग ऐतिहासिक काल को ही आध ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। यह मतलब इतिहास का वो वाला भाग है जहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? यह होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख से ही पूर्वी और पश्चिमी मालवा, द्वारिका के आसपास का क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु नदी का मुहाना, उत्तरी कोंकण, साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के पुनः निर्माण में जारी धन के व्यय, ये सब की जानकारी जो है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो यह आता है मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग पढ़े होंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है वो 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रीट जारी कर सकता है।
जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब रीटें हैं जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कल्याणकारी राज्य शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक व सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। इसमें मूल उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही है। और अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में ही लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो रसिया के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रसिया के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो अमेरिका संविधान की अगर बात करते हैं तो अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम लोग ब्रिटिश के संविधान की बात करते हैं तो यहाँ से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। रूस से तो अभी हम लोग देखें ही कि मूल कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय, 3 तरह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो भी रसिया से ही लिया गया है। फ्रांस के संविधान की बात करते हैं तो यहाँ से गणतंत्रात्मा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान के द्वारा सुनिश्चित है। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहाँ, भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक, और इसी में आता है अनुच्छेद 39 का घ, और इसी में समान कार्य के लिए सामान्य वेतन की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। वह 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है, लेकिन वो सामान्यतः अगर देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, भले ही वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर उस पद त्याग कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हटा सकता है कोई। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ गलत है ऑप्शन नंबर 3, इसलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संतुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान में, हाँ बिल्कुल इसमें है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, ये भी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी है। आगे कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ये नहीं है। नए राज्यों का निर्माण या फिर राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन जो है वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा है, चौथा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। तो टीपू सुल्तान जो था वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाया, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, ये सब टीपू सुल्तान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीरंगपट्टनम में। आगे कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए। तो देखिए, सीमांत गांधी के रूप में जाने गए कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन के प्रेरणा भी यही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, खान अब्दुल गफ्फार खान। और पश्चिमोत्तर भारत में ये सन्यावज्ञ आंदोलन का भी नेतृत्व किए थे। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है। कह रहा है कि ICICI हाँ है, IDBI भी है, IFC भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। देखिए, साधारणतः समस्त अस्थिर परिसंपत्ति की व्यवस्था करने के लिए विनियोजित की जाने वाली पूंजी को दीर्घकालीन वित्तीय पूंजी कहते हैं, और इसकी समान अवधि जो होती है वो 10 वर्ष से अधिक की होती है। आगे कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO
द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी जो है वो रसिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा। यह जो है वो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। यह जो है वो दक्षिण पूर्व रूस के औरनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है। आगे कह रहा है कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। इन्होंने स्टेफोनोस सिपास को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित है? तो वो हैं राजा रमन्ना। देखिए, भौतिकी विज्ञान के ये प्रोफेसर थे डॉक्टर राजा रमन्ना। इन्होंने 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार जो है वो यही थे। क्लियर है? परीक्षण को फिर स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था, जो कि पोखरण में संपन्न हुआ था, प्रथम भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई जहाज जो है वो नदी से सागर में प्रवेश करता है, तो जब कोई जहाज जो है वो नदी से सागर में अगर प्रवेश करेगा तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी के जल का जो घनत्व है उसका सागर के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो कुछ ऊपर उठता है। आगे कह रहा है कि भारत विस्तृत है। तो भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ? भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे कह रहा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्वों की अगर बात कीजिएगा तो वो है ओसियम। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी है और लिथियम जो है वो सबसे हल्का है। अच्छा, यहाँ तो ओसियम जो है वो ओस्मियम जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अगर इन जो होगा वो सबसे भारी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण जो है वो गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम जो है वो रक्त में कम विलय होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के लिए सत्य नहीं है? कह रहा है यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। यह ग्रीन हाउस के इफेक्ट में योगदान नहीं देती है। अच्छा, ये गलत है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है CFC का। फिर कह रहा है कि यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। ये सही है। और यह निचले वायुमंडल में अक्रियशील है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। यह जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका योगदान है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दिया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो अभी हाल ही में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, ये सबको अपने नए देश के रूप में मंजूरी दिया है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर जो होगा वो होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। शुष्क बर्फ भी की अगर बात कीजिएगा तो वो किससे मैच करेगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैच करेगा। जीन थेरेपी की अगर बात कीजिएगा तो ये रक्त रोगों का उपचार के साथ मैच करेगा। क्रायोजेनिक्स की अगर बात कीजिएगा तो ये पूर्ण जीवित करने हेतु पिंडों का जमना के साथ मैच करेगा। और कोबाल्ट-60 की बात कीजिएगा तो ये कैंसर के उपचार के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी जो होगी वो होगा वसा में। वसा अगर बात कीजिएगा तो यह मुख्यतः जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के असंतृप्त यौगिक होते हैं। यह शरीर की त्वचा के नीचे उपस्थित रहकर उष्मा क्षय को रोकती है। इस प्रकार वसा जो है वो शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने में सहायक होती है। आगे कह रहा है कि एस्ट्रोजन क्या है? तो यह एक हार्मोन है। इसे डेवलपमेंट हार्मोन भी कहा जाता है। और इस हार्मोन की कमी से मादाओं में जनन क्षमता जो होती है वो क्षीण होने लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हार्मोन है।
आगे कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा किया है। तो यह किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्हीं दोनों में सरकार जो है वो 51% हिस्सेदारी जो है वो बेचने की घोषणा की है। अच्छा, सरकार ये कहा है कि पहले चरण में इतना बिकेगा, इसके बाद अभी और भी बिकेगा। आगे कह रहा है कि वयस्क मानव में होती है, तो वयस्क मानव में होता है 206 अस्थियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 206, जिसमें कि सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो स्टेपिज कान की, और सबसे बड़ी अस्थि जो होती है वो फीमर जांघ की होती है। और अस्थियाँ जुड़ता किससे है? अस्थियाँ जुड़ता है लिगामेंट से। आगे कह रहा है एलिसा परीक्षण जो है वो किया जाता है, तो यह एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुले में कुछ देर रखा दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। एक्चुअली उसमें जो जीवाणु होता है वो दूध की सकरा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जो कि दूध के खट्टेपन का कारण बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, लैक्टिक अम्ल के कारण। आगे कह रहा है मानव हृदय का प्रथम सेल प्रतिरोपण जो है वो किया गया था। तो मानव हृदय का प्रथम सेल जो प्रतिरोपण है वो 1968 में दक्षिण अफ्रीका के एक सर्जन थे जिनका नाम था क्रिश्चियन बोनार्ड। उन्हीं के द्वारा पहली बार मानव हृदय के प्रत्यारोपण कार्य में सफलता प्राप्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों को प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। तो यह जो है वो कुकुर खांसी, टिटनेस और डिफ्थेरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिफ्थेरिया। आगे कह रहा है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो 13वें प्रधानमंत्री बने हैं और उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नफ्ताली बेनेट। आगे कह रहा है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितने हैं। तो लगभग 6000 मीटर तक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 600 मीटर तक। सॉरी, 6000 नहीं, 600 मीटर तक। आगे कह रहा है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2001 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल दृष्टा के रूप में भारत कौन से स्थान पे है। तो इसमें जो भारत है वो 14वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 3, ऑप्शन नंबर 3, 14वें स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। दूसरे स्थान पे कौन है? केन्या। आगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो ये लद्दाख के हैं जिनका नाम है दोरजे ओंगचुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानक सदस्य चुना गया है और यह दुनिया भर के 10 सदस्यों में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत जो है वो 43वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 43वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड और दूसरे स्थान पे है स्वीडन। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे सत्य नडेला, उन्हीं को इनका चेयरमैन बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सत्य नडेला। आगे कह रहा है कि अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। देखिए, कुछ पदार्थ जो है वो अत्यंत कम ताप पर ही पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता जो है वो प्रदर्शित करते हैं और इसी गुण को अति चालकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सत्य है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है, ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को जनता सीधे नहीं चुनती है, राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन जो है वो पाकिस्तान में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो वो क्या है? पृष्ठ तनाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है? एक्चुअली देखिए, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव में रहता है और उसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलुओं के अध्ययन के लिए गठित जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो
थे एम के मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 एम के मुखर्जी। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज़ के द्वारा टोक्यो के यात्रा के दौरान उनका ऐसा कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने की संभावना हो गई थी, जताई जाती है। लेकिन सरकार जो है वो उनकी मृत्यु के जांच के लिए एक बार 1956 में भी शहनवाज समिति का गठन किया था। फिर 1970 में खोसला आयोग का भी गठन किया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का सही कारण अभी तक जो है वो नहीं पता चला है। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है तो 1999 में वो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग का गठन करते हैं और उसी जांच आयोग के अध्यक्ष जो थे वो एम के मुखर्जी की अध्यक्षता में किया गया है, जो कि 2005 में फिर अपना रिपोर्ट सौंपता है। लेकिन ये भी जांच कमेटी के द्वारा कोई स्पष्टता जो है वो हासिल नहीं हो पाई है आज तक। आगे कह रहा है कि किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है। यह बात कर रहा है इजराइल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखिए रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस और CFC गैस निकलती है जो कि कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर तापमान को हल्का बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, इलाहाबाद नहीं है, दिल्ली नहीं है, गुवाहाटी है, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का क्षेत्र आता है। महाराष्ट्र भी है, क्योंकि महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप आता है। यहाँ 3 और 4 दोनों है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो किस खनिज से, यह बात कर रहा है पिंच ब्लेड की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श कौन कौन करता है? किशनगंज करता है, कटिहार करता है, पूर्णिया करता है, भागलपुर नहीं करता। भागलपुर झारखंड के जिला को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम के नाभिक जो है वो 2 हल्के नाभिक में तोड़े जाते हैं और यह प्रक्रिया जो है वो न्यूट्रॉन की बमबारी के द्वारा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो विमुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। ध्यान रखिएगा, संविधान का जब 35वां संविधान संशोधन 1975 हुआ था तो इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन 36वां जब संविधान संशोधन होता है तब उसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया जाता है। यहाँ 36वां है नहीं ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 35वें संविधान संशोधन। आगे कह रहा है बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, पहले नंबर पे शेखपुरा, दूसरे पर शिवहर और तीसरे पर अरवल, अगर जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या में। और अगर मैक्सिमम जनसंख्या में बात कीजिएगा तो सबसे पहले नंबर पे पटना, दूसरे पर पूर्वी चंपारण और तीसरे पर मुजफ्फरपुर। यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। आगे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो वो थे बलवंत राय मेहता और इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती संरचना की सिफारिश भी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती हैं। अच्छा, पंचायती राज प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका लक्ष्य जो है वो गाँव को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 40 जिसके अनुसार ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई है। आगे कह रहा है कि किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है, किसमें है, पायराइट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और बिहार में कहाँ, रोहतास। आगे कह रहा है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो प्रत्यक्ष कर है। फिर कह रहा है कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और इसी पुस्तक में अमर्त्य सेन ये बताते हैं कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो उन्हें अमर्त्य नाम दिए थे। कह रहा है नींबू खट्टा जो है वो किस कारण से होता है। तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है, ये होता है साइट्रिक एसिड के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, साइट्रिक एसिड के कारण।
आगे कह रहा है बिहार का 13वां नगर निगम शहर जो है वो बनने जा रहा है, कौन बन गया? सीतामढ़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सीतामढ़ी का डुमरा नगर पंचायत और सीतामढ़ी नगर परिषद को मिलाकर बनाया गया है। फिर कह रहा है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो किस उद्योग में है? कपड़ा उद्योग में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो तमिलनाडु में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु में। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना है। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या है? भारत की वास्तविक विकास दर है -7.7%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है अल जजीरा है। तो अल जजीरा क्या है? अल जजीरा कतर का एक टेलीविज़न चैनल है जो कि यूएसए के द्वारा इस पर आतंकवाद से साठगांठ रखने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एक टेलीविज़न चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो अफगानिस्तान के संसद को कहा जाता है शूरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, शूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी किया है? तो यह क्या है? कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक में। कर्नाटक में यह 15 संसदीय होगा ये प्राधिकरण, जो कि कर्नाटक में तटीय विनियम क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विदेशी शासन से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए मना रहा है। तो यह जो है वो क्या मना रहा है? मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आगे कह रहा है डायमंड पार्क क्या है? तो डायमंड पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक औद्योगिक केंद्र है जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। आगे कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? यूएसए। कितना? 113, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। और भारत की अगर बात कीजिएगा तो भारत 48वें रैंक पर है। 7 मेडल लेकर आया है भारत, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, जो कि भारत का अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जिनेवा, सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड द हेग, सुमेलित है। यूरोपियन आर्थिक संघ ब्रुसेल्स, सुमेलित है। खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, गलत है। खाद्य से जितना कुछ रहेगा वो इटली, रोम में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो विश्व की सबसे पहला महिला अंतरिक्ष यात्री है वेलेंटिना टेरेस्कोवा, रूस की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वेलेंटिना टेरेस्कोवा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछे तब वो है जुंके ताबई, जो कि जापान की। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछे तब उनका आंसर होगा बचेंद्री पाल। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों माता पिता को खोने वाले सभी अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू किया है? तो आशीर्वाद नामक योजना जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें जो उस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा उसको 2500 रुपये प्रति माह जो है वो दिए जाएंगे 18 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है UNCTAD ने पहला महिला सचिव जो है वो नियुक्त किया है। तो यह जो है वो किनको नियुक्त किया है? रेबेका ग्रिन्सपन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसकी व्यापार एवं विकास संस्था है। आगे कह रहा है निम्न में से किसका संबंध जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो इसका PDF है वो आंसर के साथ ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।